हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज की वीडियो में आपका स्वागत है। आज जो वीडियो है वो मैंने इससे पहले मैंने 2 वीडियो आपकी डाल चुकी है, जो कि 60 क्वेश्चन हो चुके हैं हमारे, और ये सारी शिक्षा के इतिहास से संबंधित है। ठीक है। जो भी सारी शिक्षा टीजीटी पीटी यूपी टीजीटी पीटी या एलटी की तैयारी कर रहे हैं, या फिर उत्तराखंड टैट में डाला है, या आप जो झारखंड में, या फिर कहीं भी आप टीजीटी पीजीटी फिजिकल एजुकेशन की तैयारी कर रहे हैं, तो मेरे चैनल से जुड़ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी दबा दें, ताकि आने वाली पिछली सारी वीडियो आपको मिल सके। देखिए, आज का जो पहला क्वेश्चन हमने रखा है, पहला क्वेश्चन है भार प्रशिक्षण यानी वेट लिफ्टिंग विधि का प्रयोग सर्वप्रथम किस देश में किया गया था। तो पहला विकल्प दिया आपका भारत में, दूसरा है सी मतलब दूसरा है इंग्लैंड, तीसरा है आपका सी जर्मनी, और डी दिया है आपका स्वीडन। तो 61 का जो आंसर होगा वो होगा आपका कौन सा, जर्मनी। यानी भार प्रशिक्षण विधि का प्रयोग सर्वप्रथम जो होता है वो जर्मनी में किया गया था। अगला क्वेश्चन आपका है सेकेंड, पर्दी प्रशिक्षण विधि का प्रतिपादन किसने किया था। तो मॉर्गन एंड एडमस इंग्लैंड ने, या बी विकल्प दिया आपका जेटी के पैट्रिक स्वीडन ने, सी विकल्प दिया आपका हिल डेविरस जर्मनी ने, और डी विकल्प दिया आपका पीजी हंट इटली ने। तो 62 का जो आंसर होगा वो होगा आपका पहला, मॉर्गन एंड एडमसन ने, इंग्लैंड ने पर्दी प्रशिक्षण विधि का प्रतिपादन किया था। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है आपका, पर्दी प्रशिक्षण विधि किस वर्ष अस्तित्व में आई थी। ए विकल्प दिया है 1951 में, बी विकल्प दिया 1953 में, सी विकल्प दिया 1955 में, या फिर डी विकल्प है 1957 में। तो पर्दी प्रशिक्षण जो है वो आपकी आई है 1957 में अस्तित्व में। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है आपका, गरमाना रक्त के तापमान को बढ़ाता है, जिसके फलस्वरूप मांसपेशियां प्रदर्शन को बढ़ाती हैं, किसका कथन है। ए दिया आपका हिल का, और बी दिया है डेवरिस का, और सी दिया आपका ब्लूम का, और डी दिया है सवेस्टियस का, सवेस्टियस को। तो 64 का जो आंसर होगा वो आपका होगा बी, डेवरिस का। अगला क्वेश्चन है आपका, जो व्यायाम सामान्यतः या स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं पड़ते उन्हें क्या कहते हैं। जो सामान्यतः दिखाई नहीं पड़ते स्पष्ट रूप से, उन व्यायामों को क्या कहते हैं। आइसोटोनिक व्यायाम, आइसोमेट्रिक, या आइसोकाइनेटिक, या मूलभूत व्यायाम। तो उन्हें कहते हैं हम आइसोटोनिक। जो व्यायाम दिखाई नहीं देते उनको हम क्या कहते हैं, उनको कहते हैं हम आइसोमेट्रिक। आइसोमेट्रिक व्यायाम है जो दिखाई नहीं देते हैं, और जो हमें दिखाई देते हैं वो हमारे आइसोटोनिक व्यायाम होते हैं, और आइसोकाइनेटिक व्यायाम होते हैं जो दिखाई भी नहीं देते। यानी इन दोनों का कॉम्बो है ये, इन दोनों को मिलकर बनता है आइसोकाइनेटिक व्यायाम। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, जिन व्यायाम से सामान्यतः गतियाँ प्रत्यक्ष रूप से दिखाई पड़ती हैं उन्हें क्या कहते हैं। प्रत्यक्ष रूप से दिखाई पड़ती हैं उन्हें क्या कहते हैं। तो 66 का आपका आंसर होगा सी, आइसोटोनिक व्यायाम होते हैं। अगला क्वेश्चन है, आइसोमेट्रिक और आइसोटोनिक व्यायाम के मिश्रित रूप में क्या कहते हैं। यानी जिसमें आइसोटोनिक और आइसोमेट्रिक दोनों व्यायाम होते हैं उसे क्या कहते हैं। आइसोकाइनेटिक व्यायाम, बी दिया पेरिन व्यायाम, सी दिया है आइसोनेपिट्रीम व्यायाम, और डी विकल्प दिया है सबेस्टियन व्यायाम। तो अभी हमने बताया था आइसोकाइनेटिक व्यायाम होती है, जिसमें आइसोटोनिक और आइसोमेट्रिक दोनों व्यायाम पाए जाते हैं। अगला जो क्वेश्चन है आपका, आइसोकाइनेटिक व्यायाम की खोज किसने और कब की थी। तो 1961 जेफर क्ले ने की थी क्या, या 1963 मॉर्गन एंड एडम्स ने की थी, या सी विकल्प दिया 1965 कोलिवर जॉन ने की थी, या 1968 आपका पेरिस ने की थी। तो 68 का जो आंसर होगा वो होगा डी, 1968। इसकी व्यायाम की, आइसोकाइनेटिक व्यायाम की जो खोज थी वो 1968 में पेरिस में की थी, पेरिन द्वारा की गई थी। अगला क्वेश्चन है आपका, कौन सा आइसोमेट्रिक व्यायाम नहीं है। दीवार को ढकेलना या बाहर लेकर खड़े रहना। दीवार को ढकेलना या बाहर लेकर खड़े रहना। ठीक है। और इसमें 2 विकल्प और आपके दिए हैं, एक ही स्थान पर दौड़ना, या इनमें से कोई नहीं। तो आपका है आइसोमेट्रिक व्यायाम की बात हुई है। तो आइसोमेट्रिक में कौन सा नहीं है आपका, ये
एक ही स्थान पर दौड़ना, एक ही स्थान पर दौड़ना जो है वो आइसोमेट्रिक व्यायाम नहीं है। ठीक है, आइसोमेट्रिक में क्या है, एक ही जगह पर जो काम किया जाता है वो आइसोमेट्रिक के अंतर्गत आता है। जैसे दीवार को ढकेल रहे हैं हम या भार लेकर खड़े हुए हैं, लेकिन अगर आप कोई गति कर रहे हैं, उसमें आपकी मांसपेशियाँ चल रही हैं, तो आपकी आइसोटोनिक होती है। अगला क्वेश्चन देखिए, कौन सा व्यायाम आइसोटोनिक नहीं है? भार प्रशिक्षण, कूदना, मेडिसिन बॉल के साथ व्यायाम करना, दीवार को ढकेलना। तो आइसोटोनिक, इसमें ये भी आइसोटोनिक है और ये भी आइसोटोनिक है और ये भी आइसोटोनिक है, लेकिन ये जो है वो आइसोमेट्रिक है। ठीक है, तो इसमें विकल्प जो होगा वो डी आपका सही होगा, 70 का डी विकल्प। अगला क्वेश्चन देखिए, किस प्रकार के व्यायामों को प्रयोग नाव खेना और तैरना आदि पानी के खेलों में किया जाता है? आइसोमेट्रिक व्यायाम, आइसोटोनिक, आइसोकाइनेटिक व्यायाम या निरंतर प्रशिक्षण व्यायाम। तो इसमें आइसोकाइनेटिक व्यायाम जो है वो इसके अंतर्गत आता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका 72वां, सहन क्षमता बढ़ाने के लिए अच्छी प्रशिक्षण विधि कौन सी है? ए विकल्प दिया है आपका अंतराल प्रशिक्षण विधि, बी दिया है निरंतर प्रशिक्षण विधि, सी दिया है परिधि प्रशिक्षण और डी दिया है आपका तैरना। तो सहन क्षमता अगर आपको बढ़ानी है अपनी, तो आपको निरंतर प्रशिक्षण देना होगा, तो निरंतर प्रशिक्षण विधि होती है ये। अगला क्वेश्चन है, क्रॉस कंट्री किस प्रशिक्षण की सर्वोत्तम विधि मानी जाती है? क्रॉस कंट्री, तो क्रॉस कंट्री जो है अंतराल प्रशिक्षण की है, या बी दिया आपका निरंतर प्रशिक्षण की है, सी दिया आपका परिधि प्रशिक्षण की है और डी दिया फाटलेग प्रशिक्षण। तो 73 का जो आंसर होगा वो होगा आपका बी, निरंतर प्रशिक्षण विधि। अगला क्वेश्चन है आपका, अंतराल प्रशिक्षण विधि का प्रतिपादन किसने किया था? तो आपका ए दिया है विकला, सी और बी में दिया है आपका जेटोपैक, सी दिया आपका टोनी क्रूज और डी आपका विकल्प दिया है पावो नूरमी। तो 74 का होगा आपका विकला, विकला द्वारा अंतराल प्रशिक्षण की विधि का प्रतिपादन किया गया था। अगला क्वेश्चन है आपका, अंतराल प्रशिक्षण विधि का सर्वप्रथम कब प्रयोग किया गया था? 1920 में या 1922 में, 1925 में या 1927 में? तो 75 का जो आंसर होगा वो पहला होगा, 1920 में आपका अंतराल प्रशिक्षण विधि का प्रतिपादन किया गया था। अगला क्वेश्चन है, कौन सी प्रशिक्षण विधि प्रयास एवं पुनः शक्ति प्राप्ति, फिर प्रयास एवं पुनः शक्ति प्राप्ति के सिद्धांत पर आधारित है? तो निरंतर प्रशिक्षण विधि है क्या, या परिधि प्रशिक्षण विधि है, या अंतराल प्रशिक्षण विधि है, या फाटलेग प्रशिक्षण विधि है? तो ये जो है वो अंतराल प्रशिक्षण विधि है। 76 का आपका आंसर होगा सी। अगला क्वेश्चन है, फाटलेग प्रशिक्षण विधि किस देश की देन है? स्वीडन की, जर्मनी की, इंग्लैंड की या फिनलैंड की? तो 77 का आंसर होगा पहला, ये स्वीडन की देन है। फाटलेग प्रशिक्षण विधि जो है वो स्वीडन की देन है। अगला क्वेश्चन है आपका, लेजियम का भार कितना होता है? लगभग 1 किलोग्राम, लगभग 2 किलोग्राम, लगभग आधा किलोग्राम या लगभग 3 किलोग्राम? तो लेजियम जो होता है उसका भार जो होता है लगभग 1 किलोग्राम होता है। अगला क्वेश्चन आपका दिया है 79, यानी लेजियम के हैंडल की लंबाई लगभग कितनी होती है? तो ए विकल्प में दिया है आपका 12 से 15 इंच, फिर 15 से 18 इंच बी है, सी में दिया 14 से 17 इंच और 16 से 19 इंच। तो 15 से 18 इंच इसकी लेजियम की हैंडल की लंबाई होती है, तो आपका इसका बी विकल्प सही होगा। अगला है 80वां क्वेश्चन आपका, लेजियम चेन के बीच कितनी लंबी छड़ लगी होती है? लेजियम चेन के बीच कितनी लंबी छड़ लगी होती है ये पूछा गया है। ए दिया 3 इंच, बी दिया 4 इंच, फिर दिया सी 5 इंच और फिर दिया आपका डी विकल्प 7 इंच। तो लेजियम चेन के बीच में जो लंबी छड़ होती है वो लगी हुई, वो आपकी होती है 5 इंच। इसका जो सी विकल्प है वो आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, लेजियम की मुख्यतः कितनी अवस्थाएं होती हैं? 12 होती हैं, 15 होती हैं, 10 होती हैं, 8 होती हैं? तो लेजियम की मुख्यतः जो विशेषताएं होती हैं वो होती हैं आपकी 12 प्रकार की अवस्थाएं इसकी होती हैं। अगला क्वेश्चन है 82वां, निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था लेजियम की नहीं है? पवित्र नहीं है, चार आवाज़ नहीं है, पीछे छलांग नहीं है या जानतिक नहीं है? तो 82 का जो आंसर होगा वो आपका होगा डी वाला। ठीक है, जानतिक जो है वो आपका कौन सी अवस्था? लेजियम, यानी जानतिक जो है वो आपकी लेजियम की अवस्था नहीं है। अगला क्वेश्चन है, डंबल शब्द का अर्थ क्या है? 2 सिरा भार, हस्त व्यायाम यंत्र या भार या हस्त चलित यंत्र?
तो डंबल का जो अर्थ होता है वो होता है दो सिरा भार, ठीक है, क्योंकि ये इस तरह से बना होता है आपका, ये इस तरह से हम हाथ से इसे पकड़ लेते हैं, इस तरह से डंबल आपके बना होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, डंबल का प्रयोग मुख्य रूप से आरंभ हुआ था, डंबल का प्रयोग मुख्य रूप से आरंभ हुआ था भारत से, रूस से, पश्चिमी देश से या पूर्वी देश से। तो 84 का जो आंसर होगा वो होगा आपका सी, ये पश्चिमी देश की देन है। इसका डंबल का सबसे पहले प्रारंभ जो है पश्चिमी देशों ने किया था। अगला क्वेश्चन है 85वां, टिपरी का प्रयोग मुख्यतः कहाँ किया जाता है? मथुरा और ब्रज में, दक्षिण भारत में, पूर्वी भारत में या पश्चिमी भारत में? टिपरी, तो आपका 85 का जो आंसर होगा वो पहला होगा आपका, मथुरा और ब्रज में टिपरी का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, टिपरी किसकी बनी होती है? लोहे की बनी होती है, लकड़ी की, पीतल की या बांस की? टिपरी, तो टिपरी की अगर बात करें तो ये बांस की बनी हुई होती है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है टिपरी की लंबाई कितनी होती है? तो ये विकल्प दिया 15 से 18 इंच, 16 से 20 इंच, डी आपका सी दिया है 12 से 22 इंच और डी दिया है आपका 20 से 24 इंच। तो टिपरी की जो लंबाई है वो 87 का होगा पहला, यानी 15 से लेकर के 18 इंच होती है टिपरी की लंबाई। अगला क्वेश्चन आपका देखिए, टिपरी के अंडे की मोटाई कितनी होती है? तो ये विकल्प वो डंडे की मोटाई, ठीक है, डंडे की मोटाई की बात हो रही है टिपरी के। तो ए दिया है आपका 18 से 23 इंच, 18 से 23 मिमी, या फिर बी विकल्प दिया 20 से 25 मिमी, सी दिया है 22 से 27 मिमी और डी दिया है 24 से 25 मिमी। टिपरी के डंडे की मोटाई कितनी होती है? तो 88 का जो आंसर होगा वो होगा आपका बी वाला, 25 से लेकर के 20 से लेकर के 25 मिमी होती है इसकी। अगला क्वेश्चन देखिए, टिपरी का भार कितना होता है? 100 ग्राम होता है, बी दिया 120 ग्राम, सी दिया 150 ग्राम और डी दिया है आपका 200 ग्राम। टिपरी का भार कितना होता है? तो 89 का जो आंसर होगा वो होगा ए आपका, कितनी होती है? 100 ग्राम होती है। टिपरी का जो भार होता है, टिपरी का भार जो होता है वो 100 ग्राम होता है करीब। अगला और आज का अंतिम क्वेश्चन दिया है, प्रतियोगिता की किस पद्धति में एक बार हार जाने वाली टीम प्रतियोगिता से बाहर हो जाती है? चुनौती पद्धति है, राउंड रॉबिन्स पद्धति है, संयुक्त पद्धति है, नॉकआउट पद्धति है? तो नॉकआउट पद्धति जो है उसमें एक बार टीम अगर हार जाती है तो वो टीम प्रतियोगिता से बाहर हो जाती है, ठीक है। तो आज मैंने आप 30 क्वेश्चन रखे थे जो कि आपके सारी शिक्षा के इतिहास से संबंधित थे। तो मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन घंटी दबा दें ताकि आने वाली हो पिछली सारी वीडियो आपको मिल सके। ठीक है, धन्यवाद।